डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय नागुज़ीर है, बल्कि मुल्की मफादात के लिए इज्तिमाई फैसले करने होंगे। करें जी, करनी चाहिए, करें। और हमने तो नहीं रोका, अकाबरीन का फ़र्ज़ है कि वो करें। टोटल जो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इस वक्त वो जो बुनियादी इश्यूज़ हैं रियासत के, सिक्योरिटी, फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल, उससे ही हट के जो है ना, ये इनके पास कोई सॉल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बल्कि ख़ुद रोज़ जो है ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि वो कभी चीनी की कीमतों पे कुछ हो जाता है, कभी वो जनाब, और मईशत उस वक्त ठीक नहीं हो सकती जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना हो। देखिए आने वाले दिनों में हमारे ये जो अकाबरीन इस अरेंजमेंट, इस सिस्टम का हिस्सा है, वो किस तरह अब ख़ुद को निकालते हैं इससे, ख़ुद को नहीं, रियासत को। ठीक है, तो करें जो भी है, लेकिन उसके नतीजे में फिर असल बात तो ये ना कि मुल्क, रियासत क्या बेहतर तरफ जा रहे हैं मामलात, सिक्योरिटी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, बाकी हवाले से अगर जा रहे हैं, ये कोई इनका नहीं, अगर रियासत के लोग खुश हैं, समझते हैं, तो मुल्क के लोग और इनके पास पल्स है आवाम की, तो फिर इनको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये जो बलूचिस्तान के अंदर जब से वाक़यात हुए हैं कि सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स को साथ कैसे, पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जब पॉलिटिकल इंगेजमेंट के हवाले से ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ पॉलिटिकल इंगेजमेंट ही करें। एक तो है कि वहाँ पे बलूचिस्तान में इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो इश्यूज़ जो हैं वो, मिसाल के तौर पे मैं जब भी बलूचिस्तान गया हूँ तो मैंने वहाँ पे इंटरेक्ट किया है बच्चों के साथ, तो आपको बहुत कई इलाकों में बहुत गुर्बत नज़र आती है। अच्छा, वहाँ पर जो मैं कहता हूँ डबल स्पीक, वहाँ पर जो है वो कई जो बलूच बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, वो समझते हैं कि गुर्बत जो है ये बलूचिस्तान में ही है। उन्होंने भी कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर या खैबर पख्तूनख्वा, या उनको नहीं पता कि मुल्क के अंदर, तमाम मुल्क के अंदर ही एक तबका है जो गुर्बत या गुर्बत की लकीर से नीचे है, पूरे मुल्क में, हर सूबे में, सिंध के हर सूबे में, पंजाब के हर सूबे में। और जो एलीट है, वो एलीट कैप्चर जो है वो किसी एक सूबे या कौमियत तक वो नहीं है, उसका यानी वो वहाँ तक महदूद नहीं है। अच्छा, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ पे, यहाँ आके, अब देखें ना, वो ये जैसे मज़दूरों का टारगेट हो रहा है, तो अच्छा, अब इसमें दो बातें जो मैं, ज़ाहिर है कि काफ़ी दफ़ा बलूचिस्तान को देखा भी है, समझा भी है, हमारा मुल्क है, तो वो वहाँ वो ये समझते हैं कि शायद ये, अच्छा, फिर वो आते हैं ना जब बाकी मुल्क में, अब मिसाल के तौर पे, तो उनको अगर आप कहें कि जी वहाँ से बच्चों को आके तो आप इस्लामाबाद दिखाएं, तो वो समझते हैं शायद इस्लामाबाद भी जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद की तरह का होना चाहिए या कराची की तरह का होना चाहिए, जो कराची के, लेकिन कराची का एक इलाका, बड़ा इलाका, जहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो खैर ख़त्म ही हो गई अब, वो उन इलाकों को उन्होंने नहीं देखा, या उन्होंने पंजाब के उन इलाकों को नहीं देखा जहाँ पे जितनी गुर्बत और जितना, भाई मज़दूर तो मज़दूर है ना, और एलीट तो एलीट है, चाहे वो किसी सूबे। तो एक तो ये दूसरा जो मामला है वो ये कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट, वहाँ पर जो बलूचिस्तान का एक अहम मसला है कि वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट ख़त्म हो रही है ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम। और वहाँ पर जो है वो देखें, ये तो एक तो इशू है ना, ये जो देखें ना, दो इश्यूज़ हैं वहाँ पे ना। एक तो इशू ये है कि ये तो इनके साथ जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं, कोई भी, ये चाहे ये जो बलोच वहाँ पे इशू उन्होंने उठाया है कि मिसिंग, ये एक पॉलिटिकल इशू है, जिससे बात हो, उनके बिठाएं, आप उनसे इंगेज करें, अच्छा जी लिस्टें ऐसी हैं, मिसिंग हैं, क्या, ये एक पॉलिटिकल इशू है। दूसरा इशू जो है वो जाफर एक्सप्रेस है, मतलब ये दो अलग अलग इशूज़ हैं। अभी जो बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं या बाकी इनके लोग हैं, इनके इश्यूज़ तो हैं, मतलब उनके कुछ हैं, कुछ एग्जेजरेट होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ, ये एक अलग इशू है। ट्रेन को बहुत प्लान्ड अंदाज में, मतलब ये कोई वो नहीं है कि कुछ छोटा सा आप कहें कि कोई गाड़ी हो गई, पहले तो बस से उतारा, और अब आप लेवल देखें ना सोफिस्टिकेशन का, तो ये तो प्रॉपर एक टेररिज्म है ना। अभी टेररिज्म कैसे, उसमें ये कहना कि जी वो जो एहसास महरूमी है तो वो सबने असला उठा लिया, वो भाई एहसास महरूमी तो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में इतना एहसास महरूमी है तो सब असला उठा लेंगे।
सुबह देखें कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं और ये इनका काम है। जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आते हैं तो वो यहाँ इस्लामाबाद में या बाकी जगहों में, कराची में बैठ के बगैर वो वहाँ जाके बताएं कि भाई ये जो इशू है ये तो पूरी दुनिया में आप देखें कि क्या हालात हैं इस वक्त। तो ये जो दरमियान में ये मेरे ख्याल से एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, लेकिन ये है कि प्रोसेस तो है। बहरहाल आर्ट ऑफ निगोशिएशंस तो हमेशा अपनी जगह रहनी चाहिए और वो कैसे आपने उसमें कहाँ पे ऑपरेशंस करने, मैंने कहा ना वो जो ट्रेनों को अगवा किया जा रहा है और वो जो वेल प्लान्ड मज़दूर कौन से आ रहे हैं, कैसे है, कैसे उनको उतार के मारा जा रहा है, वो एक अलग खेल है। उस खेल को इसके साथ मिक्स हो गया है। तो अब ये बड़ा इशू है बलूचिस्तान का, बरसे चल रहा है। तो इसको अब आगे यहाँ से व्हाट नेक्स्ट के ऊपर हमने जाना है और इसमें कोई रास्ता निकालना है और देखते हैं कि क्या रास्ता आगे क्या निकलता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो तीन इश्यूज हैं एक्चुअली ना, वो गड़बड़ हो गए हैं सारे। जैसे मैंने पहले बताया ना, तो एक सेपरेट करके फिर इकट्ठा करके फिर सेपरेट करके और वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएँ तो फिर उसमें बात कुछ आपको ताने बाने मिलते नज़र आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के और मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग भी नज़र आती हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें अफ़गानिस्तान से मामला हमारे किस रुख पे जाते हैं और क्या TTP वहाँ से और बाकी जो वहाँ पे जो ग्रुप्स ऐसे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से, एक ज़ाहिर है हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ रहा है, लेकिन मैं तो सिक्योरिटी डेप्थ को हमेशा इस तरह से लेता हूँ कि उनकी सॉइल हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। ये सिक्योरिटी डेप्थ है। मतलब पाकिस्तान ये नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा कोई, एक ज़माने में ये भी बात है, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो ये बात है कि उनकी सॉइल एक खूबसूरत, आज़ाद, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, ज़बरदस्त कौम है। मतलब कौमों में से कौम, मतलब वन ऑफ द बहुत सी कौमें हैं दुनिया में, उनमें से पख्तून और अफ़गान जो हैं वो तो एक बहुत ज़बरदस्त कौम है। बलोच कौम है, पुरानी कौमें और हिस्ट्रीज़ हैं पूरी। तो अब ये कि वो उनके साथ मामलात कैसे होते हैं, उनकी सॉइल कैसे इस्तेमाल होती है। अच्छा, कल शाम को यानी एक रोज़ पहले ही यूक्रेन की टीम पहुंच गई थी और मैंने कल जो बात की थी कि उनकी अमेरिका की टीम से मुलाकात शुरू हुई, यूक्रेन और अमेरिका। लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है, पहले अच्छा इस तरह से हुआ है ना, पहले हो गई यूक्रेन और अमेरिका की टीम की मुलाकातें। अच्छा, यूक्रेन और अमेरिका की टीम की मुलाकातें हुई तो उसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो यूक्रेन से डेलीगेशन गया, यूक्रेन अमेरिका की हो गई मुलाकात, आज हुई अमेरिका और रशिया की, और फिर दोबारा होगी आज रात को या कल दोबारा अमेरिका और यूक्रेन की। बहुत सारे टीम्स हैं, ठीक है ना। और वो जो है वो वहाँ पे रियाद में 5 स्टार होटल है बड़ा, तो वहाँ पे हयात रीजेंसी गालिब है, तो वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ डेलीगेशंस, काफ़ी बड़ी टेक्निकल टीम्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं और वो मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रशिया का डेलीगेशन है वो तो मैंने कल भी बात परसों भी की थी कि उसको ग्रेगोरी कैरिसन जो कि उनके फॉर्मर डिप्लोमेट हैं उनके वो उसमें हैं, और सजाई बेरसोदा जो कि FSB के 5th डायरेक्टरेट के सरबराह रहे हैं जिन्होंने प्लान किया था पूरा, वो ये रशिया की डेलीगेशन की बात कर चुके हैं। अच्छा, जो यूक्रेन का डेलीगेशन है, अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो यूक्रेन का डेलीगेशन है वो उसको हेड कर रहे हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम यूमिरोव, और उसके साथ वहाँ पे जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं कर्नल पेवलो पेलिसा, वो हेड कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन के। अच्छा, यूक्रेन के साथ जो बात करने के लिए अमेरिका का डेलीगेशन है इस वक्त वहाँ पे, उसको ज़रा थोड़ा सा आप देखें ना, तो रशिया ने भी अपना डेलीगेशन थोड़ा सा, उसका जो लेवल है, बड़े मुअज़्ज़ज़ीन है सारे अपने अपने मुल्कों के, लेकिन जो मार्को रूबियो और रजाई सेवरोव से थोड़ा सा नीचे किया, सिर्फ यूक्रेन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा हुआ है। और रशिया से भी उनके FSB के हेड तो नहीं है, उनके FSB के एक साबिका जो कि 5th डायरेक्टरेट को हेड करते रहे हैं,
और उनके बीच में ख़बरें भी आती रही कि प्रेसिडेंट पुतिन से नाराज़ हैं और ये वो सारा, लेकिन वो बहरहाल उनको भेजा है वो सऊदी अरेबिया में। अमेरिका ने भी अपनी जो टीम है उसको ज़रा थोड़ा सा, फिर मैंने बात की कि इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान है उनकी टीम में, लेकिन यह है कि जो लेवल है इंटरेक्शन का उसमें उनके हैं एंड्रयू पीक, ये जो हैं ये वाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एक मेंबर हैं। यानी ये कोई सेक्रेटरी स्टेट नहीं है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट नहीं है, कोई मिडिल ईस्ट के एनवॉय भी नहीं है, मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो वाइट हाउस की है उसके एक मेंबर हैं एंड्रयू पीक, एक वो हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे एक लेवल जो है, और दूसरे जो है वो माइकल एंटन है। ये माइकल एंटन जो है ये भी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, उनके यूरोप के जो यूरोप का डेस्क है और यूरोप के जो मामलात हैं उसको वो स्टेट डिपार्टमेंट से देख रहे हैं, यानी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल नहीं है उनका, यानी कैबिनेट पोस्ट नहीं है, इस तरह समझ लें कैबिनेट पोस्ट नहीं है, सिर्फ यूक्रेन की तरफ से जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो एक थोड़ा सा जो है वो आप यूँ समझें कि ज़रा टीम्स मिल तो रही हैं सारी, लेकिन अब ये टेक्निकलिटी से बात हो रही हैं। अच्छा, और टेक्निकलिटी से बात हो रही हैं और उसमें सबसे पहले तो बात हो रही है ब्लैक सी की, बहरा अस्वद। बहरा अस्वद के ऊपर बात हो रही है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहरा अस्वद पे बात हो रही है, ब्लैक सी। और अगर हम ब्लैक सी को देखें तो ब्लैक सी जो है वो हमें उसका हम अगर ये मैप देखें, लेट्स सी कि हम इसको थर्ड देख लेते हैं, थर्ड मैप इसका देख लेते हैं, या हम थर्ड देख लेते, थर्ड से शुरू करते हैं। तो हम ये देखें ना, तो इसमें जो है ये बहुत बड़ा इसका जो इलाका है, ये रेड सी, ये ब्लैक सी आपको नज़र आ रहा है जो कि वाइट है, ठीक है, जो वाइट है, और ये ब्लैक सी का इलाका है पूरा। और अगर हम 8th स्लाइड यहाँ दिखा सकें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये ब्लैक सी जो है ये आप समझें कि ये जोड़ता है, 8th स्लाइड अगर हम दिखाएं, ये जोड़ता है पूरे के पूरे एशिया को, एक तरह से ये जोड़ रहा है आगे यूरोप के साथ, ठीक है, और ये मेडिटेरियन के अंदर ये खुल रहा है फिर, ठीक है, ये पूरा जो है वहाँ पे मेडिटेरियन में आपको खुलता नज़र आता है। अच्छा, ये एजेंसी है दरमियान में, और फिर ये आगे खुल जाता है। अगर हम 5th स्लाइड देखेंगे तो हमें इसकी और इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि ब्लैक सी की क्या इम्पोर्टेंस है। ये ब्लैक सी 5th स्लाइड हम देखें अगर तो, अच्छा, तो ये आपको नज़र आएगा ब्लैक सी जो है ये, फिर उसके बाद जब ये खुलता है जाके और तो फिर ये दार्डेनेल्स की स्टेट्स हैं, और साथ बॉस्फोरस के दरमियान में से, तुर्की के दरमियान में से गुजरता हुआ ये मेडिटेरियन खुलता है, फिर यूरोप आ जाता है सामने। अच्छा, जो ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी जो है उसमें ये सारे, अगर आप ब्लैक सी के वो देखें कि जो उनके, ये दोबारा हम चले जाएं ये 8th स्लाइड पे, तो हमें देखें तो ये इसमें जॉर्जिया भी है, इसमें जो है वो आपको यूक्रेन भी नज़र आ रहा है, यूक्रेन की बंदरगाहें जहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये वही है ना ब्लैक सी की पोर्ट है ना सारी, क्रीमिया भी वहीं पे है। उसके बाद जो है वो फिर आपको मोल्दोवा नज़र आ रहा है, फिर आपको बल्गारिया नज़र आ रहा है, फिर तुर्की नज़र आ रहा है, फिर जॉर्जिया नज़र आ रहा है, आपको ये सारे मुल्क नज़र आ रहे हैं, और ये सारे मुल्क आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी तारीख़ जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे बात करना, ये ब्लैक सी से गंदम निकलती है, यहाँ से गंदम पैदा होती है ना, तो फिर ब्लैक सी से जब यूक्रेन से गंदम निकलेगी, और जो ब्रेड बास्केट है ये यूक्रेन में, यहाँ से अमोनिया भी जो है निकलते आए, और वो उसके बाद फर्टिलाइज़र्स और गंदम और ये सारी चीज़ें, तो ये बाकी दुनिया तक कैसे पहुँचता है सारा कुछ, ये यहीं से पहुँचेगा ना, ये ब्लैक सी से ही निकलेगा, ब्लैक सी से क्रॉस करेगा ये बॉस्फोरस, और फिर उसके बाद एजेंसी में निकलेंगे, और फिर उसके बाद यूरोप, और फिर जहाज़ घूमते हुए आएंगे, तो यही रास्ता है। तो ये ब्लैक सी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ब्लैक सी के ऊपर जो है वो मसला ये है कि यहाँ पर ये क्रीमिया भी है। अब ब्लैक सी जो है उस पर माजी में ये जो क्रीमिया का शहर है ना, मैं इसकी थोड़ी सी अगर हम वो जो होती है ना कि तल्ख बातें, वो माजी की यादें, और वो इसके पीछे इसका ताकुब कर रही होती हैं सारी चीज़ों का,
अगर हम ये देखें ना तो एक ज़माना था, ये जब क्रीमिया का शहर जब आबाद हुआ, जब इसकी बुनियाद रखी गई, क्रीमिया जो कि अभी अब हिस्सा बन चुका है रशिया का, ज़ाहिर यूक्रेन से ले लिया और किसी किस्म का मूड नहीं है। ये क्रीमिया को रशिया ने ही बसाया था, ये रशिया ने बताया 1475 में रशिया ने इस शहर को आबाद किया था, क्रीमिया को।